गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। अगले इसी सिलसिले में आगे चलते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जिसको हम लोग नॉर्मली के से डिनोट कर देते हैं। ध्यान रखना है आपको। मीडियम का मतलब साफ यहाँ पर है, मीडियम का यहाँ पर मतलब है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट, और मैं क्लियर कर दूं कि सॉल्वेंट हमेशा दो कैटेगरी में होते हैं जेंटलमैन। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, पढ़ेंगे ये सभी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक में एंटर जब करेंगे। और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हम लोग बात करें H2O की, हम लोग बात करें अमोनिया की, ये कैसे सॉल्वेंट है? पोलर है। हम लोग बात करें बेंजीन की, हम लोग बात करें ईथर की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन डाइसल्फाइड की, इसमें भी आ जाएगा एसीटोन आ जाएगा सब, है ना। तो पोलर एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO, और दूसरा है नॉन पोलर। दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं जिनको हम मीडियम बोलते हैं। इसमें सब दो कैटेगरी आ जाती है, पढ़ेंगे हम लोग। एक आ जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक आता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये डिस्कस करेंगे हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इनका बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जेंटलमैन, रिएक्शंस की मैकेनिज्म में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पोलर प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है या रखता है। पोलर अप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे सकता या नहीं रखता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का लेना देना प्रोटॉन से नहीं है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, ठीक है ना। तो पोलर सॉल्वेंट इनका ज़्यादा यूज़ होता है, इनका भी यूज़ होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट का। कहने का मतलब ये है कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है बहुत ही पॉपुलर सा कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर जो F है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ऐसा माना जाता है कि F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करते हैं तो कब इंक्रीज करते हैं? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज करता है, एंड वाइस वर्सा।
बात को समझिए जेंटलमैन कि के की वैल्यू अगर हाई होगी, के इज़ वेरी हाई, के की वैल्यू अगर हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे और रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होगी। इन जनरल याद रखना है कि इफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, देन रिएक्शन becomes fast। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अगला जो फैक्टर आएगा वो आएगा इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑब्लिक रेडिएशंस। तो हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनका नाम लिखा रहता है बुक में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जेंटलमैन मैं क्लियर कर दूं आपको, फोटोकेमिकल, फोटो जो शब्द है वो बना है फोटोन से, और फोटोन शब्द आया लाइट से, जिसमें प्लांक ने डिस्कस किया था एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो कई बार जब आप कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं तो सनलाइट लिखा रहता है या एच न्यू लिखा रहता है। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है कि ए से पी बन रहा है और लिखा रहेगा एच न्यू, या इस तरह से ए से पी कोई रिएक्शन हो रही है तो लिखा रहता है अल्ट्रा वायलेट। इस तरह से ए से पी के बीच में कोई रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो सनलाइट लिखा रहता है। इस तरह से मतलब डिनोट कर दिया जाता है चीज़ों से, ठीक है ना। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। लाइट, अल्ट्रावायलेट या रेडिएशंस आर हेल्पफुल in photochemical reactions। photochemical reactions जैसे बहुत ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जेंटलमैन, के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं सब। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर हमने हटा दिया तो फिर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। कुकिंग बाय द प्लांट्स इज नॉट पॉसिबल इन द डार्क कंडीशन। और भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग कराते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कराते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला जेंटलमैन CnH2n+2 होता है।
और अगर X2 की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हम करा दें तो यहाँ पर CnH2n+1 X बन जाता है। रिमेंबर वन पॉइंट कि ये अल्केन है, अल्केन मीन्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें DU 0 है। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें DU 0 है, DU इसमें भी 0 है, और इसको हम बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने NCERT में, बोर्ड के सिलेबस में, अल्किल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो अल्केन भी बोलते हैं। We can see that gentlemen the halogen monohalogen derivative of alkane are called haloalkane. You can see that. तो यहाँ पे हेलोजन आपको ध्यान देना है कि हम लोग नॉर्मली जो हेलोजन ले रहे हैं वो हेलोजन क्या हो सकता है, ये हेलोजिनेशन जो ऑफ अल्केन है, तो आपने देखा कि यहाँ से एक H कम हो गया साहब। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन नॉर्मली कौन सी रिएक्शंस है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हेलोजन क्या हो सकता है? F2 हो सकता है। F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, Cl2 देन Br2 देन I2। ये थोड़ा सा बिगरस होता है नेचर में, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन F2 जो होता है फ्लोरीन, वो डार्क कंडीशन में ही रिएक्शन करता है। Cl2 को मेनली सनलाइट चाहिए, जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर H बोल दो। Br2 को हीट चाहिए और आयोडीन को हीट के साथ साथ कैटलिस्ट चाहिए। तो ये कंडीशन आपको पढ़ने को मिली होंगी, आपने NCERT में पढ़ी होंगी। ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन वाला पोर्शन है, मतलब मेनली हमें ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन है उसके लिए मुझे सनलाइट चाहिए जेंटलमैन, सूर्य का प्रकाश चाहिए, H लिखा रहेगा, और हम मोनोक्लोरिनेशन करा के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। फिर ये डिटेल में हमें नहीं जाना है, हम ये सीख रहे हैं कि कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो जैसे हमारे पास मीथेन है, तो ध्यान दें क्लोरीन में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो एक Cl आ जाएगा और ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। हम लोग और ढेर सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे ये इथेन है, तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। जेंटलमैन ध्यान दें ये इथेन है, दिस वन इज इथेन। हम लोग बात करें ये प्रोपेन है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, या फिर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। हम ये सीख रहे हैं फैक्टर कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जेंटलमैन मैं आपको बता दूं कि सनलाइट हुआ या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हुआ या किसी भी प्रकार का विशिष्ट, किसी भी प्रकार का प्रभावशाली जो विकिरण होगा, जो रेडिएशन होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा। लेकिन मोस्टली ऐसी रिएक्शंस को मैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलूँगा जेंटलमैन। अगला फैक्टर आएगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक ये भी फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि रिएक्टेंट्स की केस में जब हम बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने एक फैक्टर डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि रिएक्टेंट्स की जो स्पीसीज होती हैं उनके दो टाइप के नेचर होते हैं, पोलर स्पीसीज हो या फिर नॉन पोलर स्पीसीज हो। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोलर स्पीसीज के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इज वैलिड। और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस ना लगाने तो लोग बाग पता नहीं क्या सोचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वैलिड। पोलर स्पीसीज के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं और ऐसा माना जाता है कि पोलर स्पीसीज अगर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट आ जाती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित करती है पोलर स्पीसीज के केस में, मैकेनिज्म को प्रभावित करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है। तो जेंटलमैन कितने फैक्टर्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपका JEE नीट के लिए और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपको ध्यान रखना है कि कितने फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। मैं एक बार लिख रहा हूँ, कितने फैक्टर्स थे, आप मेरे साथ रिवाइज कर लें। पहला फैक्टर था कॉन्सेंट्रेशन of reactants दूसरा फैक्टर मैंने बताया था कैटलिस्ट। तीसरा फैक्टर डिस्कस किया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स। चौथा फैक्टर डिस्कस किया प्रेशर। नंबर 5 टेम्परेचर। नंबर 6 pH of solution। नंबर 7 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑफ मीडियम, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट,
नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, pH ऑफ सॉल्यूशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, सनलाइट, या बोल सकते हैं रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जेंटलमैन यू कैन सी दैट कितने फैक्टर हो गए, टोटल 9 फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इनके ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आपको ट्राई करने हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस के प्रैक्टिस करनी है। मैंने यूनिट ऑफ के बताया था, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, उसका आपको स्टडी करके क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताया था थोड़ा सा, उसकी भी आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में मॉलिक्युलरिटी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कंपैरिजन करेंगे और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और फर्दर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट पे आएंगे। तो इतनी आप प्रैक्टिस करिएगा, इनका आप बार बार रिवीजन करिएगा। ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इन पे आते हैं, गलत होते हैं, अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो।